मैंने अपने डैड को बोलकर अपना ब्लैक कार्ड ब्लॉक करवा दिया था और इसके ठीक बाद मेरी सो कॉल्ड कैंपस ब्यूटी गर्लफ्रेंड एक बहुत ही महंगे रेस्टोरेंट में बिना पैसे दिए भागने के चक्कर में लगभग जेल जाने ही वाली थी, क्योंकि वहाँ का बिल प्रति व्यक्ति 10,000 से भी ज़्यादा था। मैं अपने प्राइवेट रूम में आराम से बैठा था और उसके भेजे हुए अनगिनत घबराए हुए हेल्प मैसेजेस को मज़े से पढ़ रहा था। वो लिख रही थी, गूफान, आज हमने जिंगचेन का जन्मदिन मनाने का फैसला किया था ना, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपना कार्ड ब्लॉक करने की? तुम अभी हो कहाँ? जल्दी से यहाँ आओ और बिल पे करो, यहाँ बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। तुम जल्दी आओ वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ, मेरा फ़ोन उठाओ अभी के अभी। उसकी बातें सुनकर मुझे हंसी आ गई। मेरे ही पैसों से कूल बन रही है और एटीट्यूड तो देखो जैसे कोई महारानी हो। क्या उसे सच में लगता है कि मैं अभी भी वही पुराना बिना किसी सेल्फ रिस्पेक्ट वाला सिंप हूँ? सच तो यह है कि मेरे पास एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। मेरा पुनर्जन्म हुआ है, यानी मैं रिबॉर्न हो चुका हूँ। पिछले जन्म में इस शहर के सबसे अमीर आदमी का बेटा होने के बावजूद मैं एक गांव से आई गरीब लड़की के पीछे पागलों की तरह भागता था। वो मेरे पैसे उड़ाती थी, लेकिन दूसरों के सामने मुझे अपना सिंप बुलाती थी और मुझे किसी नौकर की तरह ट्रीट करती थी। उसके नए आशिक की सेवा करते करते उसने मेरी फैमिली की पूरी कंपनी हड़प ली थी और आखिर में मैं और मेरी बेटी बिना पैसों के सड़क पर तड़प तड़प कर मर गए थे। तभी मेरे फ़ोन की लगातार बजती रिंगटोन ने मुझे मेरी पुरानी यादों से बाहर निकाला। जैसे ही मैंने कॉल उठाया, दूसरी तरफ से वही बॉस वाला एटीट्यूड दिखाते हुए एक आवाज़ आई, गूफान, जल्दी से यहाँ आओ और हमारा बिल क्लियर करो। मैंने अपना फ़ोन पकड़ा और थोड़ा साइड में जाकर बोला, बिल क्लियर करूं? भाई, जब मैंने वहाँ कुछ खाया पिया ही नहीं तो तुम मुझे बिल भरने के लिए क्यों बुला रही हो? लियू रुयान को अब एहसास होने लगा था कि मैं शायद बदल गया हूँ। पहले तो मैंने उनके लिए कोई लग्जरी होटल बुक नहीं किया और अब मैं उनका बिल भरने से भी साफ मना कर रहा था। जबकि कुछ ही देर पहले जब हम सब एक साथ लाइब्रेरी में पढ़ने गए थे तो मैंने ही सबसे पहले जाकर उनके लिए सीट्स रिजर्व की थीं और उनके लिए स्पेशल मिल्क टी भी खरीद कर लाया था। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि लाइब्रेरी में बस एक छोटी सी नींद लेने के बाद जब मैं सोकर उठा तो मेरा पूरा बर्ताव ही बदल गया? खैर, वो सब छोड़िए। अभी तो लियू रुयान के सामने होटल मैनेजर अपना लंबा चौड़ा बिल हाथ में लिए खड़ा था और उनकी हालत खराब हो रही थी। वो उन्हें रोक रहे थे और वहां से जाने नहीं दे रहे थे। लियू रुयान के परिवार की हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। उसकी ट्यूशन फीस से लेकर रोजमर्रा के खर्चे तक सब कुछ मैं ही तो उठाता था। मिस लियू, आप वीचैट से पे करेंगी या कार्ड स्वाइप करेंगी? मैनेजर ने बगल में खड़े होकर एक बार फिर से पूछा। उसने हाथ बढ़ाकर मैनेजर को थोड़ा रुकने का इशारा किया और चुपचाप एक कोने में जाकर दबी हुई आवाज़ में फ़ोन पर मुझसे बोली, क्या हमेशा से ऐसा नहीं होता आया है कि मैं मज़े से खर्च करती हूँ और तुम चुपचाप पेमेंट करते हो? उसने ये बात इतने कॉन्फिडेंस और हक जताते हुए कही जैसे उसे अपनी इस हरकत पर जरा सी भी शर्म ना आ रही हो। तुम खर्च करोगी और मैं पेमेंट करूंगा। मेरी हंसी छूट गई। सच कहूँ तो मेरी उन सिंप वाली हरकतों और यादों को अब पूरे 10 साल बीत चुके थे और मैं लगभग भूल ही गया था कि मैंने उस वक्त कितनी बड़ी बड़ी बेवकूफ़ियाँ की थीं। मेरी हंसी सुनकर लियू रुयान के माथे पर तुरंत सिलवटें पड़ गईं। वो बेचारी वहाँ इतनी ऑकवर्ड और शर्मनाक सिचुएशन में फंसी हुई थी और मैं यहाँ फ़ोन के इस पार इतने मज़े से कैसे हंस सकता था? गूफान, तुम अभी के अभी यहाँ आओ और मेरा बिल क्लियर करो, वरना मैं तुमसे आगे कभी बात नहीं करूंगी। हाँ हाँ, कितना फनी है ना? नहीं करनी बात तो मत करो। तुम खुद को समझती क्या हो? क्या मैं तुम्हारा डैड लगता हूँ या फिर तुम्हारा कोई नौकर हूँ? जब तुमने अपनी मर्जी से इतना खर्च किया है तो मैं उसका बिल क्यों भरूं? और वैसे भी तुम्हारे पास खुद के हाथ पैर हैं, फिर भी तुम बेशर्मों की तरह हमेशा मेरे पैसों पर ऐश करती रहती हो। क्या तुम्हें खुद पर थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? एंक, पिछले जन्म में मैं उसकी उस झूठी और घटिया सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए कभी भी ऐसी चुभने वाली बातें नहीं बोलता था, लेकिन इस जन्म में मैं उसे बिल्कुल नहीं बख्शने वाला। मेरी ये कड़वी बातें सुनकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने आज तक सबके सामने अपनी एक ऐसी इमेज बना रखी थी जैसे वो किसी बहुत अमीर और शरीफ खानदान की बेटी हो, जबकि सच्चाई तो ये थी कि मैं ही लगातार उस पर पैसे उड़ा रहा था ताकि वो अपने उस अमीर होने के दिखावे को हर बार बरकरार रख सके। उसे सच में लगने लगा था कि वो किसी बहुत अमीर खानदान की बेटी है। अब जब मैंने उसे इस तरह से खरी खोटी सुनाई तो शर्म के मारे उसका चेहरा एकदम लाल हो गया। लेकिन फिर उसे याद आया कि उसके बहुत सारे क्लासमेट्स और उसका वो नया नया बना क्यूट सा बॉयफ्रेंड अभी भी वहीं फंसे हुए हैं और बिना बिल पे किए वो लोग वहाँ से निकल नहीं सकते। इसलिए उसने अपना टोन थोड़ा सख्त करते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम अभी मुझसे बस नाराज़ हो रहे हो और अपने नखरे दिखा रहे हो। अगर तुम अभी के अभी यहाँ आकर हमारा बिल क्लियर कर दोगे तो मैं तुम्हारी इस हरकत के लिए तुमसे नाराज़ नहीं होंगी। लियू रुयान, अब मेरी बात कान खोलकर सुन लो। आगे से तुम मेरे एक भी पैसे पर ऐश करने के बारे में सोचना भी मत। मैं अपने पैसे सड़क पर किसी भिखारी को दान दे दूंगा, लेकिन तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। और हाँ, तुम मुझसे नाराज़ हो या नहीं,
इससे मुझे अब रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे पैसों के बिना अब तुम्हारी आगे की जिंदगी बहुत ही झंड होने वाली है। मैंने उसके मजे लेते हुए कहा, तुम मेरी छोड़ो और अब ये सोचो कि तुमने अपने इस नए बॉयफ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जो इतना भारी भरकम बिल बनाया है उसे कैसे पे करोगी, वरना तुम सबको वो लोग यूंटिंग होटल में ही बंधक बनाकर रख लेंगे और फिर तुम्हारी इस अमीरजादी वाली इमेज की सबके सामने पोल खुल जाएगी। बस इतना कहकर मैंने तुरंत फ़ोन कट कर दिया। पिछले जन्म में जब शिए जिनचेंग का बर्थडे था तब मैं बीमार पड़ गया था और पार्टी में नहीं जा पाया था, लेकिन उस पार्टी की सारी तैयारी और खर्चा मैंने ही किया था। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था तब मुझे पता चला कि शिए जिनचेंग के इसी 20वें जन्मदिन पर वो दोनों ऑफिशियली एक साथ आ गए थे। यार, मुझे कितनी बुरी तरह से धोखा दिया जा रहा था। फोन कटने के बाद उस कोल्ड सी बीप बीप की आवाज़ को सुनकर लियू रुयान एकदम से बुरी तरह घबरा गई। वो शायद ये सोचने लगी थी कि मुझे उसके और शिए जिनचेंग के रिश्ते के बारे में पक्का सब कुछ पता चल गया है और इसीलिए मैं इस तरह का बर्ताव कर रहा हूँ। वो मन ही मन पछता रही होगी कि काश उसने वहाँ मौजूद लोगों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने दिया। उसे लगा होगा कि काश उसने कोई बहाना बना लिया होता, ये सोचकर कि कहीं मैं ये सब जानकर सदमे में ना आ जाऊं और चुपचाप शिए जिनचेंग के साथ सेटिंग कर लेती। लेकिन अब जब मुझे सब कुछ पता चल ही गया है तो मैं फिर से वो बेवकूफ़ एटीएम मशीन तो बनने से रहा। उधर होटल का मैनेजर भी वहां खड़ा काफ़ी परेशान और बेचैन लग रहा था। अभी सबसे ज़रूरी और अर्जेंट काम था उस होटल का भारी भरकम बिल चुकाना। उसने हड़बड़ाहट में अपना फ़ोन निकाला और मुझे एक मैसेज टाइप करके भेजा, मेरे और जिनचेंग के बारे में तुम्हें पक्का कोई गलत फहमी हुई है। वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। अभी लॉबी का मैनेजर हमें यहाँ से जान से नहीं दे रहा है। प्लीज़ मेरी मदद कर दो ना, और अगर तुम सच में अभी पे नहीं कर सकते तो कम से कम मैनेजर से बात करके मुझे कुछ दिनों की मोहलत ही दिलवा दो। ये बस उसकी एक चाल थी वक्त निकालने की। उसे पूरा यकीन था कि अगर वो मुझे थोड़ा मक्खन लगाएगी और इमोशनल करेगी तो मैं उसे इस हालत में देखकर पिघल जाऊंगा। लेकिन उसे क्या पता था कि मैंने उसके मैसेज का रिप्लाई तक नहीं किया। तभी शिए जिनचेंग अपने चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी स्माइल लिए उसके पास आया और बोला, क्या हुआ? सब लोग कह रहे हैं कि वो दरवाजे पर खड़े खड़े थक गए हैं। लियू रुयान का चेहरा उस वक्त देखने लायक था। वो बहुत ही अजीब और शर्मनाक स्थिति में फंसी हुई लग रही थी। ठीक उसी वक्त मैनेजर फिर से उनके पास आ धमका, मिस लियू, क्या मैं जान सकता हूं कि आप लोग बिल का पेमेंट कैसे कर रहे हैं? यह सुनकर शिए जिनचेंग को पहली बार समझ में आया कि वो लोग अभी तक वहां से निकल क्यों नहीं पाए थे, क्योंकि बिल ही पे नहीं हुआ था। उसने हैरानी से लियू रुयान की तरफ देखा, जबकि लियू रुयान उससे आंखें चुराने लगी। उसने मैनेजर की तरफ देखकर घबराते हुए कहा, मैनेजर जी, अभी मेरे फंड्स में थोड़ा सा इशू आ गया है। होटल मैनेजर ने साफ साफ अपना सिर हिला दिया। मिस लियू, मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन हमारे होटल में ऐसा कोई नियम नहीं है। मैं भी यहाँ बस एक मामूली कर्मचारी हूँ और मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं आपको बिना पैसे दिए जाने दूँ। अब देखिए ना, आपके इतने सारे क्लासमेट्स यहाँ मौजूद हैं, तो क्यों ना आप सब मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट कर लें और बिल चुका दें। लियू रुयान, अपने हाथ में 3 लाख का वो भारी भरकम बिल देखकर उसने अपने हाथ कसकर भींच लिए। तभी बाकी सारे क्लासमेट्स भी वहां आ गए और पूछने लगे, अरे बस एक बिल पे करने में इतनी देर कैसे लग रही है? मैनेजर वहीं खड़ा लियू रुयान को घूर रहा था। उसके महंगे कपड़े और डिजाइनर बैग देखकर उसे लगा था कि ये पक्का किसी बहुत अमीर खानदान की लड़की है, पर उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये मैडम 3 लाख रुपए का बिल भी नहीं चुका सकती। लियू रुयान ने थोड़ी देर सिर झुकाकर कुछ सोचा और फिर अपने हाथ से अपना ब्रेसलेट उतार लिया। मजे की बात तो यह है कि वो ब्रेसलेट भी मैंने ही उसे गिफ्ट किया था और उसकी कीमत सच में काफी ज्यादा थी। उसने मैनेजर से कहा, मैनेजर जी, मेरे साथ अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। क्या मैं अपना ये कीमती ब्रेसलेट आपके पास गिरवी रख सकती हूँ? मैं कल आकर पूरा बिल क्लियर कर दूंगी। क्या ऐसा हो सकता है? वो अभी अभी तो शिए जिनचेंग के साथ रिलेशनशिप में आई थी, इसलिए वो किसी भी हालत में उसे ये नहीं पता चलने देना चाहती थी कि उसकी असली हैसियत कितनी खराब और शर्मनाक है। होटल मैनेजर के चेहरे पर अभी भी वही प्रोफेशनल सी स्माइल थी। उसने कहा, मिस लियू, सॉरी, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ये सब देखकर शिए जिनचेंग को थोड़ा अजीब लगा। वैसे तो लियू रुयान के खर्चे हमेशा आसमान छूते थे, तो फिर आज ऐसा क्या हो गया कि वो 3 लाख रुपए का बिल भी नहीं भर पा रही है? रुयान, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? लियू रुयान ने तुरंत बहाना बनाया, मेरे सारे कार्ड्स गुफान के पास हैं और अभी वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। ये सुनकर शिए जिनचेंग ने चैन की सांस ली। उसे लगा था कि शायद लियू रुयान के साथ कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे? उसने लियू रुयान की तरफ फिक्र भरी नज़रों से देखते हुए पूछा। आखिर शिए जिनचेंग एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से था। उसका महीने भर का खर्चा बमुश्किल 1,000 रुपये होता था और आज वैसे भी उसका बर्थडे था, तो 3 लाख रुपए उसके लिए तो किसी बहुत बड़े पहाड़ जैसे ही थे। कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो। तुम और बाकी सब लोग बस यहीं थोड़ा वेट करो, मैं अभी कहीं से 3 लाख रुपए का जुगाड़ करती हूँ। इतना कहकर उसने वो पैसे का इंतजाम करने के लिए होटल से निकल गई। इन सालों में मैंने उसे बहुत सारे महंगे लग्जरी आइटम्स और कुछ लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स गिफ्ट किए थे।
उन सबको बेचकर आराम से 3 लाख तक का इंतजाम तो हो ही जाएगा। दूसरी तरफ जब मैं और मेरे मॉम डैड अपना डिनर खत्म करके बाहर निकले तो मैंने देखा कि मेरे सारे क्लासमेट्स प्राइवेट रूम के बाहर खड़े थे। वैसे भी मेरा अपने क्लासमेट्स के साथ कोई बहुत खास कनेक्शन नहीं था, इसलिए मेरा उनके पास जाकर हेलो हाय करने का कोई मूड नहीं था। लेकिन शे जिंगचेंग की तेज नज़र तुरंत मुझ पर पड़ गई। वो मेरे पास आया और बोला, गू फान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तो लगा था कि तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम हॉस्टल में सो रहे हो। मैं तो बस यही सोच रहा था कि थोड़ी देर में वापस जाते वक्त तुम्हारे लिए केक लेता जाऊंगा। फिर उसने मेरे पेरेंट्स की तरफ देखा और बड़ी ही तमीज़ से बोला, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। मुझे सच में कोई आइडिया नहीं था कि आप लोग आज यहाँ आने वाले हैं, वरना मैं आपको अच्छे से अटेंड करता। मेरी इस गलती के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरे मॉम डैड को देखकर उसने जिस इज्जत से उन्हें ग्रीट किया वो सच में देखने लायक था। सच कहूँ तो मेरे मॉम डैड को शे जिंगचेंग काफ़ी पसंद था। इसकी वजह यह थी कि वो अक्सर मेरे ही साथ रहता था और सामने से देखने पर वो बहुत ही सीधा सादा, शरीफ और समझदार लड़का लगता था। मेरी मॉम ने मुस्कुराते हुए कहा, शाओ शे बेटा, हमें भी अभी अभी पता चला है कि आज तुम्हारा बर्थडे है। हम तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट तो तैयार नहीं कर पाए, लेकिन तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी मॉम के चेहरे पर एक बहुत ही ग्रेसफुल स्माइल थी। भले ही उन्होंने एकदम सिंपल से कपड़े पहने हुए थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर की वो रॉयल और क्लासिक वाइब किसी से छिप नहीं रही थी। शे जिंगचेंग ने तुरंत अपनी मीठी बातें शुरू कर दी। अरे थैंक यू आंटी, आप दोनों को यहाँ देखकर ही मुझे इतनी खुशी मिल गई है कि अब मुझे किसी बर्थडे गिफ्ट की क्या ही ज़रूरत है भाई। उसकी ज़बान में मानो चाशनी घुली हुई थी। उसकी मीठी मीठी बातों ने मेरे मॉम डैड को इतना इम्प्रेस कर दिया था कि उनके चेहरे से स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगर मेरे साथ मेरी पिछली ज़िंदगी वाले वो हादसे ना हुए होते तो कसम से आज भी मैं उसके इस मासूम, सीधे साधे और शरीफ दिखने वाले चेहरे के धोखे में आकर बेवकूफ़ बन ही जाता। मेरे क्लासमेट्स ने मेरे पेरेंट्स को देखा और उन्हें लगा कि उनकी वाइब और पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी है। वो सोच रहे होंगे कि इतने अच्छे परिवार से होने के बावजूद मैं हमेशा लियू रुयान के सामने एक बेशर्म सिंप की तरह क्यों बर्ताव करता था। ये बात तो सबको पता थी कि वो हमेशा मुझसे चिढ़ी रहती थी, फिर भी मैं पागलों की तरह उसके पीछे पीछे घूमता रहता था। और तो और मैं उसके और शिए जिनचेंग के बीच में हमेशा एक थर्ड व्हील यानी कबाब में हड्डी बना रहता था। अरे हाँ गूफान, रुयान कह रही थी कि उसके सारे कार्ड्स तुम्हारे पास हैं। तुम्हारे यहाँ न होने की वजह से अभी तक होटल का बिल पे नहीं हो पाया है। शिए जिनचेंग के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। मन ही मन वो सोच रहा था कि आज रात के बाद वो किसी भी तरह रुयान के सारे कार्ड्स अपने कब्जे में ले लेगा, ताकि आगे से मैं उन दोनों के बीच फिर कभी कबाब में हड्डी ना बन सकूं। आसपास खड़े सारे क्लासमेट्स मुझे घूर रहे थे और सोच रहे थे कि मैं कितना ही बेशर्म इंसान हूं। उन्हें लग रहा था कि मैं जानबूझकर रुयान के कार्ड्स लेकर गायब हो गया हूं, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ फंसकर इतनी देर तक इंतजार करना पड़ा। उनकी आंखों में मेरे लिए साफ साफ नफरत और चिढ़ दिख रही थी। मैंने थोड़ा कंफ्यूज होने की एक्टिंग करते हुए पूछा, कैसे कार्ड्स? शिए जिनचेंग को लगा कि मैं अभी भी बेवकूफ़ बनने का नाटक कर रहा हूं, लेकिन इतने सारे क्लासमेट्स के सामने वो मुझ पर गुस्सा भी नहीं कर सकता था, वरना उसकी वो शरीफों वाली अच्छी इमेज खराब हो जाती जो उसने सबके सामने बना रखी थी। उसने खुद को शांत रखते हुए कहा, रुयान बता रही थी कि उसके बैंक कार्ड्स तुम्हारे पास रखे हैं। अच्छा हुआ तुम हमें यहीं मिल गए। रुयान तुम्हें कॉल कर रही थी पर कॉल लग नहीं रहा था, और मैंने तुम्हें मैसेज किया तो तुमने कोई रिप्लाई भी नहीं दिया, इसलिए वो तुम्हें ही ढूंढने के लिए अभी अभी वापस कॉलेज गई है। ये रुयान भी ना, सच में मेरा तो बस एक नॉर्मल सा बर्थडे था, लेकिन उसने ज़बरदस्ती मेरे लिए इतनी ग्रैंड और महंगी पार्टी अरेंज कर दी। शिए जिनचेंग की बातों में वो फेक और शो ऑफ वाला टोन साफ झलक रहा था। ये बात तो हर कोई जानता था कि मैं रुयान को कितना ज़्यादा पसंद करता था, और शिए जिनचेंग ये सब बातें जानबूझकर सिर्फ और सिर्फ मुझे जलाने के लिए बोल रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि मेरे चेहरे पर जलन नहीं, बल्कि बस एक हल्की सी रिलैक्स्ड स्माइल थी। मैंने उससे पूछा तो उसने तुमसे कहा कि उसके बैंक कार्ड्स मेरे पास रखे हैं। शिए जिनचेंग ने जब देखा कि मैं जरा भी गुस्सा सा नहीं शेसा, बल्कि मेरे चेहरे पर एक मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वाला भाव है, तो उसे अंदर ही अंदर बहुत अजीब और बुरा लगा। फिर भी उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराने का नाटक करते हुए कहा, हाँ गूफान, अब तुम कार्ड्स निकाल भी दो यार। बाकी सब लोग यहाँ कब से खड़े खड़े थक गए हैं। वहाँ मौजूद सारे क्लासमेट्स मुझे अब और भी ज़्यादा गुस्से और नफरत से घूर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अगर मैं ना होता तो वो लोग इतनी देर तक वहाँ फंसे नहीं रहते। मैंने एकदम रिलैक्स होकर कहा, लियू रुयान का कोई भी बैंक कार्ड मेरे पास नहीं है। इतना बोलकर मैं अपने मॉम डैड की तरफ घूमा और बोला, मॉम डैड चलिए हम चलते हैं। लेकिन जैसे ही मैं पलटा, किसी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। ये शिए जिनचेंग था, जिसे डर था कि अगर मैं चला गया तो रुयान को मैं मिलूंगा नहीं, और आखिरकार आज पार्टी का दिन था तो वो इस सिचुएशन को ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकता था।
उसने कहा, गूफान, अगर ऐसी बात है तो शायद कोई गलत फहमी हुई होगी। एक काम करो ना, तुम अभी मुझे 3 लाख रुपए उधार दे दो। जैसे ही रुयान वापस आएगी वो तुम्हें सारे पैसे लौटा देगी। असल में मैंने रुयान की वो कॉल अपने पेरेंट्स के सामने नहीं उठाई थी, इसलिए उन्हें इस पूरे ड्रामे के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मेरे डैड, जो इस सबसे अनजान थे, चुपचाप साइड में खड़े होकर अपना बैंक कार्ड निकालकर मैनेजर को देने ही वाले थे कि मैंने तुरंत उनका हाथ रोक लिया। मैंने शिए जिनचेंग की आंखों में देखते हुए सीधे सीधे पूछा, तुम्हें इतना पक्का यकीन कैसे है कि उसके पास 3 लाख रुपए होंगे ही? और अगर वो पैसे नहीं निकाल पाई तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी भी इतनी औकात है कि तुम ये बिल चुका पाओगे, है ना? शिए जिनचेंग के घर की हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी और ये बात मैं हमेशा से बहुत अच्छे से जानता था। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा पल भर के लिए एकदम बदल गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और वापस नॉर्मल होने का नाटक किया। गूफान, तुम और वो एक ही जगह से आते हो, तुम्हें तो अच्छे से पता है कि रुयान की फैमिली कितनी अमीर है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो 3 लाख रुपए भी ना निकाल पाए। अगर लियू रुयान के घर वालों के पास पैसा नहीं होता तो तुम भी तो उसके पीछे इस तरह पागलों की तरह सिंपिंग नहीं कर रहे होते ना। मेरे डैड कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन मेरी बस एक नज़र देखकर उन्होंने अपनी बात वापस मन में ही दबा ली। मैंने अपना सिर झुकाया और अपनी कलाई पर बंदी घड़ी की तरफ देखा। तुमने ही तो अभी कहा था कि वो मुझे ढूंढने गई है, तो ठीक है, मैं भी उसका यही इंतजार कर लेता हूँ। मैं तुम सबको आज अपनी आंखों से ये दिखाना चाहता हूँ कि उसके बैंक कार्ड सच में मेरे पास हैं भी या नहीं। जब शिए जिनचेंग ने मुझे इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हुए देखा तो उसकी बोलती बंद हो गई और वो कुछ कह नहीं पाया। मजबूरी में उसे अपने चेहरे पर वही पुरानी जेंटल सी फेक स्माइल लानी पड़ी। उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, गूफान, आज दोपहर को तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, अब तुम ठीक तो हो ना? आई एम सॉरी यार, तुम्हें हॉस्टल में अकेला छोड़कर मैं यहाँ अपना बर्थडे मनाने आ गया। उसे साफ समझ आ रहा था कि आज मेरा बर्ताव रोज से बिल्कुल अलग था। इस बर्थडे पार्टी में क्लास के और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए थे, इसलिए वो सबके सामने अपनी इमेज खराब नहीं कर सकता था। और वैसे भी मेरे पेरेंट्स भी तो अभी वहीं खड़े थे। सच कहूँ तो मेरे पास उससे फालतू बात करने का जरा भी पेशेंस नहीं था, इसलिए मैं बस सिर झुकाए अपने फ़ोन में लगा रहा। काफ़ी देर बीत जाने के बाद बाकी क्लासमेट्स का भी सब्र अब टूटने लगा था। जो लोग पहले से जिनचेंग की साइड ले रहे थे वो भी अब उसे अजीब और चिड़ी हुई नज़रों से देखने लगे थे। मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि वो बाहर जाकर गाड़ी में आराम से बैठें और मेरा इंतजार करें। किसी ने पूछा, जिनचेंग, तुम्हारी गर्लफ्रेंड आखिर कब वापस आएगी? शिए जिनचेंग ने हड़बड़ाहट में अपना फ़ोन निकाला और लियू रुयान को दोबारा कॉल लगाने लगा, लेकिन उसका फ़ोन लगातार बिजी आ रहा था और लाख कोशिश करने के बाद भी कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। हार मानकर वो मैनेजर की तरफ पलटा और पूछने लगा कि क्या बाकी सारे स्टूडेंट्स को हॉस्टल वापस जाने दिया जा सकता है, जबकि वो और मैं यहाँ रुककर इंतजार कर लेंगे। मैनेजर ने अपना सिर हिलाते हुए साफ मना कर दिया, मिस्टर शिए, जब तक पूरा बिल पे नहीं हो जाता तब तक आप में से कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता। वहाँ मौजूद दर्जनों स्टूडेंट्स में से आखिरकार किसी ना किसी का तो सब्र टूटना ही था और उन्होंने अपनी भड़ास निकालना शुरू कर दिया। ये क्या मजाक है? बर्थडे पार्टी देने आए थे और पैसे तक साथ नहीं लाए। इतने ग्रैंड तरीके से बर्थडे मनाने का शौक था तो पैसे का जुगाड़ भी तो करना चाहिए था। शिए जिनचेंग की गर्लफ्रेंड तो एकदम ही अनरिलायबल निकली। मुझे पहले पता होता तो मैं इस फालतू की पार्टी में आता ही नहीं। वैसे तो शिए जिनचेंग हमेशा ऐसा दिखावा करता है जैसे वो बहुत अमीर हो, फिर आज अपने ही बर्थडे का बिल भरने के लिए इसके पास पैसे क्यों नहीं हैं? और यार, इसकी तो गू फान के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती है ना। अभी थोड़ी देर पहले ही तो गू फान के मॉम डैड यहीं थे, तो इसने उनसे थोड़े पैसे उधार क्यों नहीं मांग लिए? जब शिए जिनचेंग ने मुझे इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हुए देखा तो उसकी बोलती बंद हो गई और वो कुछ कह नहीं पाया। मजबूरी में उसे अपने चेहरे पर वही पुरानी जेंटल सी फेक स्माइल लानी पड़ी। उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, गूफान, आज दोपहर को तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, अब तुम ठीक तो हो ना? आई एम सॉरी यार, तुम्हें हॉस्टल में अकेला छोड़कर मैं यहाँ अपना बर्थडे मनाने आ गया। उसे साफ समझ आ रहा था कि आज मेरा बर्ताव रोज से बिल्कुल अलग था। इस बर्थडे पार्टी में क्लास के और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए थे, इसलिए वो सबके सामने अपनी अच्छी इमेज खराब नहीं कर सकता था। और वैसे भी मेरे पेरेंट्स भी तो अभी वहीं खड़े थे। सच कहूँ तो मेरे पास उससे फालतू बात करने का जरा भी पेशेंस नहीं था, इसलिए मैं बस सिर झुकाए अपने फ़ोन में लगा रहा। काफ़ी देर बीत जाने के बाद बाकी क्लासमेट्स का भी सब्र पूरी तरह टूटने लगा था। जो लोग पहले शिए जिनचेंग की साइड ले रहे थे वो भी अब उसे अजीब और चिड़ी हुई नज़रों से देखने लगे थे। मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि वो बाहर जाकर गाड़ी में आराम से बैठें और मेरा इंतजार करें। तभी किसी ने पूछा, जिनचेंग, तुम्हारी गर्लफ्रेंड आखिर कब वापस आएगी? शिए जिनचेंग ने हड़बड़ाहट में अपना फ़ोन निकाला और लियू रुयान को दोबारा कॉल लगाने लगा, लेकिन उसका फ़ोन लगातार बिजी आ रहा था। लाख कोशिश करने के बाद भी कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। हार मानकर वो मैनेजर की तरफ पलटा और पूछने लगा कि क्या बाकी सारे स्टूडेंट्स को पहले हॉस्टल वापस जाने दिया जा सकता है।
वो और मैं वहां रुके रहे और इंतजार करने लगे। मैंने मन ही मन अपना सिर हिलाया। वहां का स्टाफ बोला, मिस्टर शे, जब तक पूरा बिल पे नहीं हो जाता तब तक आप में से कोई भी यहां से नहीं जा सकता। वहां मौजूद दर्जनों क्लासमेट्स में से आखिरकार किसी ने अपनी भड़ास निकाल ही दी। कहने लगा, ये क्या बकवास है यार, बर्थडे सेलिब्रेट करने आ गए और पैसे तक का इंतजाम नहीं किया और इतनी ग्रैंड पार्टी देने का दिखावा कर रहे थे। शे जिंगचेंग की गर्लफ्रेंड भी एकदम यूजलेस निकली। मुझे पहले पता होता तो मैं तो अपना टाइम वेस्ट करने यहाँ आता ही नहीं। शे जिंगचेंग वैसे तो देखने में काफी अमीर लगता है, पर आज अपने ही बर्थडे का बिल भरने के लिए इसके पास पैसे नहीं है। अरे, इसका तो गू फान के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन था ना। अभी थोड़ी देर पहले गू फान के पेरेंट्स भी यहीं थे, तो इसने उनसे ही कुछ पैसे उधार क्यों नहीं मांग लिए। अब बाकी स्टूडेंट्स की बातें और भी ज्यादा चुभने वाली और गंदी होती जा रही थी। और वैसे भी शे जिंगचेंग को अपनी इज्जत और रुतबे की बहुत परवाह थी। वो अपना मोबाइल पकड़े लगातार ल्यूरेन को मैसेज किए जा रहा था, लेकिन ल्यूरेन की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। वो जितना इस बारे में सोच रहा था, उसे उतना ही लग रहा था कि दाल में कुछ काला है। अगर आज इस पचड़े को उसने सही से हैंडल नहीं किया तो स्कूल में उसकी सारी इमेज मिट्टी में मिल जाएगी। आखिर वो पूरे स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का जो माना जाता था। उसने मुझे दीवार के सहारे खड़े होकर मजे से मोबाइल गेम खेलते हुए देखा, तो अपने दिल में थोड़ी हिम्मत जुटाई और मेरे पास चला आया और बोला, गूफान, पता नहीं रुएन को क्या हो गया है, उससे बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। क्या तुम मुझे अभी के लिए 3 लाख दे सकते हो? मैं पक्का तुम्हें वो सारे पैसे लौटा दूंगा। आखिर हम दोनों तो बहुत अच्छे भाई हैं ना। तुम मुझे इस तरह डूबने के लिए अकेला तो नहीं छोड़ दोगे। मैंने अपनी नजरें ऊपर उठाई और एक हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, अच्छे भाई, मेरी पीठ पीछे तुमने उस लड़की के साथ चक्कर चलाया जिसे मैं पसंद करता था। क्या एक अच्छा भाई ऐसा ही करता है? इस सबसे पहले मैं सच में शे जिंगचेंग को अपना एक बहुत अच्छा भाई मानता था, पर मुझे क्या पता था कि वो और ल्यूरुएन इतनी जल्दी एक दूसरे के साथ सेटिंग कर लेंगे। शे जिंगचेंग के चेहरे पर अभी भी एक बेशर्मों वाली स्माइल थी, जैसे कि उसने कोई महान काम कर दिया हो। वो बड़ी डिठाई से बोला, जब रुएन ने मुझे प्रपोज किया तो मैं भी शॉक रह गया था। सच बताऊं तो मुझे भी रुएन बहुत पसंद है, लेकिन क्योंकि तुम उसे पसंद करते थे इसलिए मैंने कभी कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं की। लेकिन यार, प्यार तो दोनों तरफ से होना चाहिए ना। जबरदस्ती का रिश्ता कभी टिकता थोड़े ही है। अब जब उसने ल्यू रुएन के साथ रहने का डिसाइड कर ही लिया था तो उसे छिपाने का कोई पॉइंट भी नहीं था। मैंने भी ताना मारते हुए कहा, वाह क्या बात कही है, जबरदस्ती का रिश्ता नहीं टिकता। अगर मेरी याददाश्त सही है तो तुम ही वो इंसान हो जो पहले हमेशा का मेरे कान भरते रहते थे कि ल्यू रुएन में ये खराबी है, वो खराबी है और मुझे उसे पसंद नहीं करना चाहिए। तो अब तुम खुद उसके साथ कैसे चिपक गए? वो तो सबके सामने सीन क्रिएट करना चाहता था कि उन दोनों के बीच एक नेचुरल अट्रैक्शन है, लेकिन उसे ये आइडिया ही नहीं था कि मैं सबके सामने उसकी पोल खोल दूंगा और बता दूंगा कि वो ल्यू रुएन की कैसे बुराई करता था। उस टाइम तो वो बस ये चाहता था कि मैं ल्यू रुएन को पसंद करना छोड़ दूं ताकि वो खुद उसके साथ सेट हो सके। पर उसकी किस्मत ही खराब थी कि ल्यू रुएन की इतनी सारी कमियां सुनने के बाद भी मैं ल्यू रुएन के प्यार में लट्टू था। इस पर वो खुद को डिफेंड करते हुए बोला, यार, किसी को पसंद करना बस एक पल का खेल होता है। मुझे भी पहले रुएन थोड़ी अजीब लगती थी और वो तुम्हारे साथ जिस तरह बिहेव करती थी उसे देखकर मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता था। लेकिन मैं फील कर सकता हूँ कि वो मेरी कितनी केयर करती है, और फीलिंग्स को कौन कंट्रोल कर सकता है यार। ये तो तुम भी जानते हो, वरना तुम भी तो रुएन के पीछे इतने पागल नहीं होते। ठीक उसी वक्त ल्यू रुएन पसीने से तरबतर होकर होटल के 88वें फ्लोर पर आ पहुंची। जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर निकली उसकी नज़र मुझ पर पड़ी जो वहीं खड़ा था। जाहिर है मेरी वजह से ही तो उसकी ये हालत हुई थी और उसे इतना परेशान होना पड़ा था। उसने मुझे घूरते हुए पूछा, तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? मैंने भी तपाक से जवाब दिया, अरे मुझे भी यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं है। वो तो तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड है ना जिसने मुझे यहाँ जबरदस्ती रोक रखा है, ये कहकर कि तुम्हारा कार्ड मेरे पास है। ये सुनते ही ल्यू रुएन का शरीर डर से सुन्न पड़ गया। उसे इस बात की भयंकर टेंशन हो गई कि कहीं मैं बाकी क्लासमेट्स के सामने उसकी असलियत का भांडा ना फोड़ दूं। मैंने ताना मारते हुए कहा, वाह क्या बात कही है, जबरदस्ती का रिश्ता नहीं टिकता। अगर मेरी याददाश्त सही है तो तुम ही वो इंसान हो जो पहले हमेशा मेरे कान भरते रहते थे कि ल्यू रुएन में ये खराबी है, वो खराबी है और मुझे उसे पसंद नहीं करना चाहिए। तो अब तुम खुद उसके साथ कैसे चिपक गए? वो तो सबके सामने ये सीन क्रिएट करना चाहता था कि उन दोनों के बीच एक नेचुरल अट्रैक्शन है, लेकिन उसे ये आइडिया ही नहीं था कि मैं सबके सामने उसकी पोल खोल दूंगा और बता दूंगा कि वो ल्यू रुएन की कैसे बुराई करता था। उस टाइम तो वो बस ये चाहता था कि मैं ल्यू रुएन को पसंद करना छोड़ दूं ताकि वो खुद उसके साथ सेट हो सके। पर उसकी किस्मत ही खराब थी कि ल्यू रुएन की इतनी सारी कमियां सुनने के बाद भी मैं ल्यू रुएन के प्यार में लट्टू था। इस पर वो खुद को डिफेंड करते हुए बोला, यार, किसी को पसंद करना बस एक पल का खेल होता है। मुझे भी पहले रुएन थोड़ी अजीब लगती थी और वो तुम्हारे साथ जिस तरह बिहेव करती थी उसे देखकर मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता था। लेकिन मैं फील कर सकता हूँ कि वो मेरी कितनी केयर करती है, और फीलिंग्स को कौन कंट्रोल कर सकता है यार, ये तो तुम भी जानते हो, वरना तुम भी तो रुएन के पीछे इतने पागल नहीं होते।
ठीक उसी वक्त ल्यू रुयन पसीने से तरबतर होकर होटल के 88वें फ्लोर पर आ पहुंची। जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर निकली, उसकी नज़र मुझ पर पड़ी जो वहीं खड़ा था। जाहिर है मेरी वजह से ही तो उसकी ये हालत हुई थी और उसे इतना धक्के खाने पड़े थे। उसने मुझे घूरते हुए पूछा, तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? मैंने भी तपाक से जवाब दिया, अरे मुझे भी यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं है। वो तो तुम्हारा ये जो बॉयफ्रेंड है ना, इसी ने मुझे यहाँ जबरदस्ती रोक रखा है। ये कहकर कि तुम्हारा कार्ड मेरे पास है, ये सुनती ही ल्यू रुएन का शरीर डर से सुन्न पड़ गया। उसे इस बात की भयंकर टेंशन हो गई कि कहीं मैं बाकी क्लासमेट्स के सामने उसकी असलियत का भांडा ना फोड़ दूं। बर्थडे पार्टी खत्म हुए पूरे 2 घंटे बीत चुके थे। ल्यू रुएन को देखते ही बाकी सारे स्टूडेंट्स की जान में जान आई और उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखी। वे सब दौड़कर उसके पास आए और बोले, रुएन फाइनली तुम आ ही गई। यहाँ का स्टाफ कह रहा है कि जब तक बिल का पेमेंट नहीं होता हम में से कोई यहाँ से नहीं जा सकता। आखिर हुआ क्या है? उसने खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की और चेहरे पर एक फेक सी स्माइल लाते हुए बोली, अरे कुछ नहीं, टेंशन मत लो, मैं अभी सब सॉर्ट आउट कर देती हूँ। ल्यू रुएन ने मैनेजर से कहा, इस क्रेडिट कार्ड में 50,000 है, बाकी का अमाउंट मैं आपको वीचेट से स्कैन करके पे कर देती हूँ। असल में वो वापस जाकर मेरे दिए हुए सारे लग्जरी आइटम्स बेच आई थी, लेकिन फिर भी उसने देखा कि पैसे अभी भी बहुत कम पड़ रहे थे। मजबूरी और जल्दबाजी में उसे याद आया कि जब सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था तब उसने एक क्रेडिट कार्ड बनवाया था। ये सब देखकर शे जिंगचेंग ने धीरे से उससे पूछा, तुमने तो कहा था ना कि कार्ड गूफान के पास है, तो फिर तुम अपना क्रेडिट कार्ड क्यों यूज कर रही हो? ल्यू रुएन ने उसे समझाते हुए कहा, पहले मुझे बेल पे कर लेने दो, बाकी बातें घर चलकर बताऊंगी। लेकिन शे जिंगचेंग कहाँ मानने वाला था। उसने जानबूझकर तेज आवाज में कहा, गुफान, रुएन ने कहा था कि उसका कार्ड तुम्हारे पास है और अभी थोड़ी देर पहले तुम कह रहे थे कि कार्ड तुम्हारे पास नहीं है। क्या यहाँ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है? उससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि इतनी बड़ी नौटंकी के बाद भी ल्यू रुएन मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। उसे डर था कि अगर आज का दिन ऐसे ही निकल गया तो फ्यूचर में उसे कभी ल्यू रुएन का कार्ड कंट्रोल करने का मौका नहीं मिलेगा। ल्यू रुएन ने अपना सिर घुमाया और शे जिंगचेंग की तरफ घूर कर देखा। उसकी आवाज़ थोड़ी सख्त हो गई थी। मैंने कहा ना कि हम घर जाकर इस बारे में बात करेंगे। शे जिंगचेंग को उसकी झल्लाहट और शर्मिंदगी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही थी। उसे तो लगा कि शायद ल्यू रुएन मुझे सबके सामने इतना जलील नहीं करना चाहती। आखिर हम दोनों एक ही होम टाउन से जो थे, लेकिन शे जिंगचेंग इस मामले को इतनी आसानी से कहाँ रफा दफा करने वाला था। मैंने बीच में टोकते हुए कहा, ल्यू रुएन, तो तुम कह रही हो कि तुम्हारा बैंक कार्ड मेरे पास है? शे जिंगचेंग, बाकी सारे क्लासमेट्स और मैं सब के सब उसी को घूर रहे थे। ल्यू रुएन को अपनी झूठी इज्जत बहुत प्यारी थी। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि शे जिंगचेंग या बाकी दोस्तों को उसकी असलियत पता चले कि वो बस नाम की अमीरजादी है, अंदर से बिल्कुल खोखली है। पिछले 1 साल से इस शहर में सिर्फ मुझे ही उसकी असली फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता था। बाकी सबको तो यही लगता था कि वो किसी बहुत बड़े और अमीर खानदान से है। ये उसकी ज़िंदगी में पहली बार था जब वो अमीरी के मजे लूट रही थी, इसलिए वो अपना ये फेक अमीर वाला स्टेटस किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। उसने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने अंदर के गुस्से को पीते हुए चेहरे पर एक झूठी सी स्माइल चिपकाई और मैनेजर से बोली, मैं पहले बिल क्लियर कर देती हूँ। मैनेजर के साथ जाकर पूरा पेमेंट करने के बाद ल्यू रुएन वापस लौटी। उसने आते ही सबसे माफ़ी मांगते हुए कहा, सॉरी दोस्तों, मुझे बहुत ख़राब लग रहा है कि मेरी वजह से तुम सबको यहाँ इतनी देर तक इंतज़ार करना पड़ा। मैंने सारा बिल पे कर दिया है। वैसे तो सारे स्टूडेंट्स का मूड पहले ही काफ़ी ख़राब हो चुका था, लेकिन वहाँ जितने भी लोग आए थे वो सब ल्यू रुएन और शे जिंगचेंग के अच्छे दोस्त थे। अब जब पैसे भरे जा चुके थे तो किसी के पास कुछ और बोलने का बहाना नहीं था। और वैसे भी आखिरकार आज शे जिंगचेंग का बर्थडे जो था, सब लोग वहाँ से निकलने ही वाले थे कि मैंने उन्हें आवाज़ देकर रोक लिया। अरे रुको यार, अभी तो मेन प्रॉब्लम सॉल्व ही कहाँ हुई है। अगर तुम सब अभी चले गए तो कल सुबह तक पूरे स्कूल में ये अफवाह फैल जाएगी कि मैंने ल्यू रुएन का बैंक कार्ड अपने पास रख छोड़ा है और उसे वापस नहीं कर रहा। भाई, मैं अपने सिर पर इतना बड़ा इल्ज़ाम बिल्कुल नहीं ले सकता। ल्यू रुएन ने मुझे घूर कर देखा। उसे समझ आ गया था कि मैं आज उसके इस पूरे ड्रामे की धज्जियां उड़ाकर ही मानूंगा। उसने बाकी क्लासमेट से कहा, यह हमारा पर्सनल मैटर है। शायद गुफान इस बात से सदमे में है कि मैं और शे जिंगचेंग एक साथ हैं। तुम लोग अब वापस जाओ, इस मामले को मैं खुद हैंडल कर लूंगी। मैं उसे देख रहा था कि वो इस हद तक गिरने के बाद भी बिना पलक झपकाए कितनी सफाई से झूठ बोल रही थी। सच में बेशर्मी की भी कोई हद होती है। लेकिन अब मैं पिछले जन्म वाला वो डरपोक और बेवकूफ गुफान नहीं था जिसे कोई भी आसानी से पागल बना ले। मैंने बिल्कुल शांत और कॉन्फिडेंट होकर कहा, दोस्तों, मैं किसी सदमे या शौक में नहीं हूँ। हाँ, ये सच है कि मैं पहले ल्यू रुएन को पसंद करता था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि ये सिर्फ एक घमंडी और पैसों की भूखी गोल्ड डिगर है। अब ये किसके साथ रहती है या किसके साथ सेटिंग करती है, मुझे इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज जो इसने ये कहानी रची है कि इसका बैंक कार्ड मेरे पास है, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। अरे
कार्ड तो छोड़ो, ये रोजमर्रा में जो भी पैसे उड़ाती है ना वो सब मेरे ही होते हैं। बाकी स्टूडेंट्स ने भी पहले कई बार देखा था कि ल्यूरुएन जो कुछ भी खरीदती थी उसका पेमेंट हमेशा मैं ही करता था, तो उन्हें भी नेचुरली यही लगा होगा कि शायद उसका कार्ड मेरे ही पास रहता है। भले ही ल्यूरुएन ये बात ना भी बोलती तब भी सब लोग यही मान लेते। मेरी बात सुनकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। उनमें से एक बोला, गुफान तुम तो सच में बहुत ही बेशर्म हो। ल्यूरुएन जैसी ब्रिलियंट और खूबसूरत लड़की और गोल्ड डिगर, उसके जैसे ग्रेड्स वाली लड़की अगर कोई नॉर्मल सी पार्ट टाइम जॉब भी कर लेना तो महीने के 10,000 आराम से कमा सकती है। तुम जरा आंखें खोल कर देखो कि ल्यू रुएन रोज कैसे लग्जरी कपड़े पहनती है और कौन से महंगे ब्रांड्स यूज करती है, और फिर जरा अपनी शक्ल और अपने कपड़े तो देखो। सारे के सारे क्लासमेट्स ल्यू रुएन की साइड ले रहे थे। उन सबको लग रहा था कि मैं कोई बहुत बड़ा और भद्दा मजाक कर रहा हूँ, और वो सब बेताबी से इंतजार कर रहे थे कि कब ल्यू रुएन मेरी बोलती बंद करेगी। लेकिन उन सब की उम्मीदों पर पानी फिर गया। ल्यूरुएन ने मुझे पलटकर कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि बस मुस्कुराते हुए क्लासमेट से बोली, दोस्तों अब तुम सब वापस जाओ, इतनी रात को स्कूल लौटना सच में सेफ नहीं है। लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला कहाँ था। मैंने कहा, ल्यूरुएन बस एक लाइन बोलने की बात है, इसमें तुम्हारा कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। अभी इसी वक्त अपने इन दोस्तों को बताओ कि तुम्हारा कार्ड मेरे पास है या नहीं। मुझे इस तरह हाथ धोकर पीछे पड़े देख ल्यूरुएन के पास बात घुमाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। वो हकलाते हुए बोली, शायद मुझे याद रखने में कोई गलती हुई है, मेरा कार्ड शायद कहीं और रखा है और मुझे मिल नहीं रहा। बाकी सबको अभी भी यही लग रहा था कि ल्यूरुएन कितनी भोली और अच्छी है, जो इस सिचुएशन में भी मुझे शर्मिंदा होने से बचा रही है। उसका ये एक्सक्यूज सुनकर मेरी हंसी छूट गई। मैंने ताना मारते हुए कहा, अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए, वरना आने वाले कई दिनों तक तुम्हें अपने इस बॉयफ्रेंड की आज रात की बर्थडे पार्टी का कर्जा चुकाने के लिए मजदूरी करनी पड़ जाती। और हाँ, चूंकि तुम इतनी ही अमीर हो तो इन सालों में मैंने तुम्हें जितने भी महंगे गिफ्ट्स दिए हैं ना, वो सब मुझे वापस कर दो। मैं तुम्हें ये सब पैक करके लौटाने के लिए पूरी एक रात का टाइम दे रहा हूँ। बस इतना बोलकर मैं वहाँ से निकल गया।